हेलो स्टूडेंट्स, प्रिपेयर आईएएस कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। पॉलिटी की सीरीज़ में हम लोगों ने आर्टिकल 12 से लेकर के 14 तक 12 से लेकर के 19 तक कर लिया था। आज हम लोग आर्टिकल 20 और 21 को डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 20 और 21 फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, चैप्टर 3। तो आर्टिकल 20 सबसे पहले डिस्कस करते हैं। आर्टिकल 20 जो है वो प्रोटेक्शन इन कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस है, अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। प्रोटेक्शन इन रिलेशन टू कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस है, ठीक है। तो आर्टिकल 20 की अगर हम बात करते हैं तो आर्टिकल 20 में बेसिकली जो है वो 3 सब क्लॉज है, ठीक है। जो पहला सब क्लॉज है वो है आर्टिकल 20 का सब क्लॉज 1, जो कहता है वो ये है कि नो पर्सन शैल बी पनिश्ड और कन्विक्टेड except for violation of law in force at that time of commencement of offense and should get no greater penalty which is levied by the law in force at that time, ठीक है। यानी कि आर्टिकल 20 का 1 ये कह रहा है कि किसी भी व्यक्ति को उसके अपराध के समय में लागू कानून के अंतर्गत ही दंड दिया जाएगा। यानी कि जिस समय आपने क्राइम किया, जो आपने ऑफेंस किया, वो जिस कानून के अंतर्गत उस समय लागू जिस कानून के अंतर्गत ऑफेंस होगा उतना ही अपराध माना जाएगा, प्लस उतनी ही सजा दी जाएगी जितनी उस समय लागू कानून में है, ठीक है। यानी कि बाद में कानून बना करके आप सजा बढ़ा करके सजा नहीं दे सकते। आपको उसी कानून के अंतर्गत सजा देनी है और उतनी ही सजा देनी है जितनी अपराध के समय थी, जितनी अपराध के समय उपलब्ध थी, ठीक है। उससे ज्यादा नहीं दे सकते, ठीक है। इसके लिए एक टेक्निकल टर्म है, वो है एक्स पोस्ट फैक्टो लेजिस्लेशन। पूर्व तिथि विधायन, ठीक है। पूर्व तिथि विधायन मतलब कोई भी अपराध अगर हुआ है तो उसके लिए बाद में कानून बनाकर पिछली डेट से लागू नहीं किया जा सकता, ठीक है। आपके अपराध के समय, किसी व्यक्ति के अपराध के समय जो भी दंड उपलब्ध है उस समय के कानून में, वही दंड उसे दिया जा सकेगा। उससे ज्यादा दंड नहीं दिया जा सकेगा, ना ही बाद में कानून बनाकर उस दंड को बढ़ाया जा सकेगा, ठीक है। तो आर्टिकल 20 का 1 ये क्लियरली कह रहा है कि किसी भी केस में आपको अपराध के लिए उस समय लागू कानून के अंतर्गत ही सजा और उतनी ही सजा दी जाएगी। इसके लिए एक्स पोस्ट फैक्टो लेजिस्लेशन टर्म का इस्तेमाल किया गया है, मतलब एक्स पोस्ट फैक्टो लेजिस्लेशन नहीं किया जाएगा, किसी भी केस में नहीं किया जाएगा। इसमें लेकिन 2 मेजर बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। सिविल केसेस में एक्स पोस्ट फैक्टो लेजिस्लेशन किया जा सकता है, निश्चित तौर पर किया जा सकता है। और इसके साथ साथ जो टैक्सेशन से संबंधित लॉज हैं वो भी पिछली तिथि से लागू किए जा सकते हैं, ठीक है। यानी कि सिविल केसेस से रिलेटेड मामलों में और टैक्सेशन से रिलेटेड मामलों में पूर्व तिथि विधायन संभव है, ठीक है। क्रिमिनल मैटर्स में ऐसा नहीं हो सकता, ठीक। दूसरी खास बात क्या है कि क्रिमिनल केसेस के मामलों में पनिशमेंट को बाद में कानून बनाकर कम तो किया जा सकता है, लेकिन उसे बढ़ाया नहीं जा सकता। यानी कि यू कैन रिड्यूस द punishment but cannot increase, ठीक है।
तो आर्टिकल 20 का 1 जो कह रहा है, 20 का सब क्लॉज 1 जो कह रहा है वो ध्यान से समझिए, एक बार फिर से पूरा बताता हूं आपको। उस समय आप किसी भी व्यक्ति को अपराध करने के समय लागू कानून के अंतर्गत ही और जितनी उस कानून में दी गई है सजा उतनी ही सजा दी जा सकेगी। बाद में कानून बनाकर ऐसा नहीं किया जा सकेगा। लेकिन सिविल केसेस में और टैक्सेशन लॉज में ऐसा नहीं होगा, ऐसा किया जा सकता है। साथ ही साथ जो पनिशमेंट दी गई है क्रिमिनल केसेस में, बाद में कानून बनाकर उस पनिशमेंट को कम किया जा सकता है लेकिन बढ़ाया नहीं जा सकता। ठीक है, तो आर्टिकल 20 सब क्लॉज 1 इतने फीचर्स को बताता है। ठीक है, आर्टिकल 20 का सब क्लॉज 2 जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए, उसी अपराध के लिए दूसरी बार, उसी अपराध के लिए एक से अधिक बार न तो प्रोसिक्यूट किया जाएगा और ना ही पनिश किया जाएगा। ना तो प्रोसिक्यूशन होगा और ना ही पनिशमेंट होगा। एक व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार ना तो प्रोसिक्यूट किया जाएगा और ना ही पनिश किया जाएगा। ठीक है, तो आपने जो किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया तो उसको, उसके ऊपर पूरी जो अपराध की प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत उसे दंड मिलना है वो पूरी प्रक्रिया एक बार की जाएगी और उसी अपराध के लिए वो दोबारा नहीं की जाएगी और उसे दोबारा दंड भी नहीं दिया जा सकता। उसी अपराध के लिए दूसरे अपराध के लिए उसे दंड दिया जा सकता है लेकिन सेम अपराध के लिए उसे अब दंड नहीं दिया जा सकता। तो सेम ऑफेंस के लिए, एक ही अपराध के लिए उसे दोबारा प्रोसिक्यूट और पनिश नहीं किया जाएगा। इसको हम कहते हैं डबल जेपार्डी। दोहरा दंडावधान। ठीक है, जो अपराध किया गया उसके अंतर्गत उसे एक बार सजा मिलनी है, उसे वही सजा मिल जाएगी। उसके सिवा उसे दोबारा उसी अपराध के लिए ना तो प्रोसिक्यूट करेंगे और ना ही उसे पनिशमेंट देंगे। यानी कि किसी भी केस में डबल जेपार्डी अलाउड नहीं होगी। ठीक है, कन्वेक्शन ऑफ ऑफेंसेस में दो खास बातें। पहला, आपने जो क्राइम किया है उस क्राइम के समय जो लॉ है उसी के अंतर्गत और उतनी ही सजा मिलेगी, प्लस आपको सेम मामले के लिए एक से अधिक बार ना तो प्रोसिक्यूट किया जाएगा और ना ही पनिश किया जाएगा। यह हो गया आर्टिकल 20 का सब क्लॉज 2। ठीक है, अब आते हैं आर्टिकल 20 के सब क्लॉज 3 पर। आर्टिकल 20 का सब क्लॉज 3 कहता है नो वन कैन बी कंपेल्ड टू बी विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। किसी भी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। किसी भी व्यक्ति को अपने खिलाफ खुद ही गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते आप। वो अपनी मर्जी से अपने खिलाफ गवाही दे सकता है लेकिन आप उसे बाध्य नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसको टेक्निकल टर्म में कहेंगे सेल्फ इंक्रिमिनेशन। आत्म अभिशंसन। ठीक है, मतलब किसी भी व्यक्ति को आत्म अभिशंसन के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब अपने खिलाफ गवाही देना क्या हुआ? अपने खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य करना क्या हुआ? मतलब आपको किसी भी प्रकार से दबाव बनाकर या जबरदस्ती करके अपने खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य करने का प्रावधान नहीं है। ठीक है, अब देखिए कुछ साइंटिफिक मेथड्स होते हैं अपराधियों के अपराध सिद्धि के लिए। ठीक है, जैसे होता है एक नार्को एनालिसिस होता है, ब्रेन मैपिंग होता है, लाइट डिटेक्टर टेस्ट होता है ना। झूठ पकड़ने वाली मशीन आपने देखा होगा, लोग लाइट डिटेक्टर टेस्ट से गुजरने की बात करते हैं, है ना, जिसको हम टेक्निकली पॉलीग्राफी कह सकते हैं। ठीक है, तो पॉलीग्राफी होता है।
तो नार्को एनालिसिस, ब्रेन मैपिंग, पॉलीग्राफी, इन सब के द्वारा क्या किया जाता है? इन सब के द्वारा यह साबित करने का प्रयास किया जाता है कि संबंधित व्यक्ति ने अपराध किया है या नहीं किया है। ठीक है, जैसे नार्को एनालिसिस है, नार्को एनालिसिस में क्या करते हैं, आपको कुछ पर्टिकुलर ड्रग्स देते हैं जिसकी वजह से आप सबकॉन्शियस स्टेज में चले जाते हैं और वहां पर आप चीजों को सही सही बता देते हैं। इसी तरीके से पॉलीग्राफी में जब आप झूठ बोल रहे होते हैं तो आपका झूठ पकड़ा जाता है। ठीक है, तो ये सब साइंटिफिक मैकेनिज्म है, इस पर अभी हम चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन यूं समझ लीजिए कि इन सब के माध्यम से हम क्या साबित करते हैं कि कोई व्यक्ति सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, और जो सच है वो बोले वो। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि ये जो साइंटिफिक मेथोडोलॉजी हैं, इन सब के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन सबको हम सेल्फ इंक्रिमिनेशन के कैटेगरी में मानेंगे। दीज विल कम अंडर सेल्फ इंक्रिमिनेशन, यानी कि ये आत्म अभिशंसन की अवधारणा के अंतर्गत माने जाएंगे। ठीक है, अब अगर ये आत्म अभिशंसन की अवधारणा के अंतर्गत माने जा रहे हैं तो इसका क्या तात्पर्य हुआ? मतलब आपको इनके लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ठीक है, एक केस था सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। ठीक है, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नार्को एनालिसिस, ब्रेन मैपिंग, पॉलीग्राफी, इन सबको सेल्फ इंक्रिमिनेशन की कैटेगरी में रखा जाएगा, यानी कि अक्यूज्ड को आप बाध्य नहीं कर सकते अपना नार्को एनालिसिस कराने के लिए या लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने के लिए। ठीक है, हाँ, वो अगर सहमत है ये कराने के लिए तो आप करा सकते हैं। ठीक है, अगर वो सहमत नहीं है तो ये अगर आप करा रहे हैं तो ये माना जाएगा कि आपने उसको जबरदस्ती अपने खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य किया है। ठीक है, अब इसी के साथ जो दूसरा बड़ा मामला है, एक और तरीका है अपराधी को पकड़ने का, और वो है डीएनए टेस्ट। ठीक है, डीएनए टेस्ट जो होता है उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट का यह मानना है, केस था मिस्टर एक्स वर्सेस मिसेस जेड। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि डीएनए एनालिसिस को हम सेल्फ इंक्रिमिनेशन की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। ठीक है, यानी कि डीएनए टेस्ट जो है वो सेल्फ इंक्रिमिनेशन में नहीं आएगा, लेकिन ब्रेन मैपिंग, पॉलीग्राफी, नार्को एनालिसिस, ये सब के सब आएंगे किसमें? ये सब के सब आएंगे आपके सेल्फ इंक्रिमिनेशन की कैटेगरी में। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसके साथ साथ कुछ और चीजें होती हैं जो आपके अपराध को साबित करने के काम आती हैं, जैसे हैंड राइटिंग। ठीक है, हैंड राइटिंग टेस्ट होता है ना, कि मतलब आपकी राइटिंग मैच कर रही है कि नहीं कर रही है। ब्लड सैंपल्स, ठीक है, तो सिग्नेचर, ये सब जो है, जैसे सिग्नेचर, हैंड राइटिंग, ब्लड सैंपल्स, ये सब भी सेल्फ इंक्रिमिनेशन की कैटेगरी में नहीं आएंगे। ये बात क्लियर दिमाग में आ गई? ये बात समझ में आ गई कि डीएनए टेस्ट, हैंड राइटिंग, सिग्नेचर, ये सब जो हैं वो सेल्फ इंक्रिमिनेशन में नहीं आते हैं, जबकि नार्को एनालिसिस, ब्रेन मैपिंग, पॉलीग्राफी, ये सब सेल्फ इंक्रिमिनेशन की कैटेगरी में आएंगे। क्लियर है? ठीक है, तो अब इस चीज को समझ गए हैं आप कि ये टेस्ट आपसे आपकी मर्जी के बिना नहीं कराए जा सकते और ये वाले टेस्ट किए जा सकते हैं, और इनका भी महत्व है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आपको समझनी और याद रखनी है, वो ये है कि ये सारे टेस्ट जितने भी आपने अभी पढ़े, ठीक है, सारे के सारे, इनको सबको एज अ सेकेंडरी एविडेंस माना जाता है, प्राइमरी एविडेंस नहीं माना जाता। मतलब इनके बेसिस पर सब कुछ नहीं होगा, इन्हें सब चीजों के सपोर्ट में होना होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा लीगल चीज हो जाएगी, लेकिन आपके दिमाग में क्लियर समझने के लिए जरूरी था इसको बताना। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, ये है आर्टिकल 20 सब क्लॉज 2। ठीक है, अब आते हैं आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3। सॉरी, ये तो था आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 था। आर्टिकल 20 सब क्लॉज 2 तो वो था जिसमें हम एक ही क्राइम के लिए एक से अधिक बार पनिशमेंट और प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते। तो आर्टिकल 20 का 3 क्या कह रहा है, सेल्फ इंक्रिमिनेशन नहीं कर सकते। तो यहां से आर्टिकल 21, 2 और 3 के लिए हम 3 टेक्निकल वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। नंबर 1 एक्स पोस्ट फैक्टो लेजिस्लेशन, नंबर 2 डबल जेपार्डी, एंड नंबर 3 सेल्फ इंक्रिमिनेशन, आत्म अभिशंसन, दोहरा दंडावधान और
पूर्व तिथि विधायन। ठीक है, ये 3 टर्म हैं जो आर्टिकल 1, 2, 3 को एक एक टर्म में हम बता सकते हैं, एक एक शब्द में बता सकते हैं। जो केसेस आपको बता रहे हैं उन केसेस को याद रखिएगा, वो केसेस आपके काम आएंगे प्री के एग्जाम में। अब आते हैं हम लोग आर्टिकल 21 पे। आर्टिकल 21 बहुत ही सिंपल और प्लेन एक लाइन का आर्टिकल है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड फ्रॉम हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। ठीक है, तो हम यहां पर केवल कीवर्ड्स को लिख रहे हैं। पहला कीवर्ड है नो पर्सन, दूसरा है लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, और तीसरा है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो आर्टिकल 21 जो एक लाइन का है उसमें हम 3 मेजर शब्दों पर फोकस करेंगे। ठीक है, 3 मेजर फोकस वर्ड्स को समझने की कोशिश करेंगे। पहला कहा गया कि नो पर्सन, दैट मीन्स इट इज अवेलेबल फॉर सिटीजन एंड नॉन सिटीजन बोथ। कोई भी मनुष्य, कहीं का भी मनुष्य, कैसा भी मनुष्य हो, उसके लिए आर्टिकल 21 अवेलेबल है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, उसकी लाइफ और पर्सनल डिग्निटी से उसको डिप्राइव नहीं किया जाएगा, वंचित नहीं किया जाएगा। यानी कि ये गारंटी किस चीज के लिए है? आपके जीवन के लिए और आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए। ठीक है, और ये आपसे छीनी जा सकती है। कैसे? प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ ओनली। केवल और केवल कैसे छीनी जा सकती है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के माध्यम से। अन्य कोई तरीका नहीं है जिससे आपका जीवन या आपकी स्वतंत्रता, आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को आपसे छीना जा सके। ठीक है, तो आर्टिकल 21 बहुत क्लियरली ये कह रहा है कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन की और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संबंध में विधि द्वारा स्थापित कोई प्रक्रिया ना हो। ठीक है, क्लियर हो गया? अब इसमें जो टर्म है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। और जब हम लोग शुरुआत में पॉलिटी पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि यह टर्म लिया गया है कहां से? जापान से। जापान में 1946 के कॉन्स्टिट्यूशन में इस टर्म का इस्तेमाल किया गया था। प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो स्टेट के बेसिकली हम अगर स्टेट शब्द के बजाय लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव कहें, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ विधायिका और कार्यपालिका के आर्बिट्रेरी एक्शन पावर को लिमिट करता है, उसको कंट्रोल करता है। और अगर हम सीधी शब्दों में कहें तो इट इज अ लिमिटेशन ऑन द पावर्स ऑफ स्टेट। यह राज्य की शक्तियों पर एक सीमा है। यानी कि आपकी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी कैसे लिया जाएगा? वाया प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। ठीक है, और इस तरीके से कार्यपालिका या विधायिका आर्बिट्रेरी ढंग से आपसे आपका जीवन नहीं ले सकती। ठीक है, और यही बात गोपालन केस में भी कही गई थी। गोपालन केस का भी यही जस्टिस वर्डिक्ट था गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास में, कि जो आर्टिकल 21 है वो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के पावर को रिस्ट्रिक्ट करता है। ये गोपालन केस में भी कहा गया था। तो बेसिकली क्या है कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन है फॉर योर लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये आपकी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए एक महत्वपूर्ण संरक्षा प्रदान करता है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव मनचाहे ढंग से या मनमाने ढंग से आपका जीवन या आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से आपको वंचित ना कर पाए। ठीक है,
ये 3 कीवर्ड्स थे जिनके बारे में हमने बात की। इसमें एक बात और आपको बहुत इंपॉर्टेंट समझनी है, और वो बात है लाइफ, राइट टू लाइफ। जीवन का अधिकार। आर्टिकल 21 लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी दे रहा है, जिसका मतलब है कि वो जीवन का अधिकार दे रहा है। ठीक है, जीवन का अधिकार बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है। जीवन का मतलब यहां पर केवल जीवन से नहीं है, यहां पर इसका मतलब है डिग्निफाइड ह्यूमन लाइफ। यानी कि सम्मानजनक मानवीय जीवन। तो हर वो चीज जो आपको सम्मानजनक मानवीय जीवन उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक हो, हर उस चीज को हम राइट टू लाइफ में इंक्लूड कर सकते हैं, यानी कि आर्टिकल 21 में इंक्लूड कर सकते हैं। और आप देखेंगे तो अगर कोई ऐसा आर्टिकल जिसके सबसे ज्यादा इंटरप्रिटेशंस हुए हैं वो है आर्टिकल 21। बार बार समय समय पर कोर्ट कई सारे अधिकारों को आपके आर्टिकल 21 में ऐड कर देता है, बताता है ये भी आपका जीवन का अधिकार है। तो राइट टू लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही ब्रॉड अधिकार है। ठीक है, तो राइट टू लाइफ में हर वो चीज आएगी जो आपको सम्मानजनक मानवीय जीवन जीने के लिए जरूरी हो। ठीक है ना, जैसे एजुकेशन तो बाद में ऐड हो जाएगा उसमें। राइट टू फ्री मेडिकल एड, इमरजेंसी मेडिकल एड लिखिए। क्लीन एनवायरमेंट, क्लीन एयर एंड वाटर ऐसे लिखिए। प्राइवेसी, निजता। आपकी निजता भी तो आपके गौरवपूर्ण जीवन के लिए आवश्यक है, आपके सम्मानजनक जीवन के लिए आवश्यक है। तो राइट टू प्राइवेसी भी आपके राइट टू लाइफ का एक इसेंशियल पार्ट है। ठीक है, आपकी निजता आपका एक महत्वपूर्ण अधिकार है जो आपको आर्टिकल 21 इंश्योर करेगा। ठीक है, स्पीडी ट्रायल। ठीक है, त्वरित मुकदमा और तेजी से मुकदमा सुना जाए, क्योंकि आपने सुना होगा ना, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। ठीक है, राइट टू स्लीप भी आपका डिग्निफाइड ह्यूमन लाइफ के अंतर्गत आता है। आपको अपनी नींद पूरी करने का भी अधिकार है। अभी ये मुद्दा उठा था लास्ट ईयर में, इसलिए मैं आपको इसको बता दे रहा हूं। राइट टू स्लीप भी आपका इसके अंतर्गत आएगा। राइट टू हैव नो स्मोकिंग पब्लिक प्लेस, नो स्मोकिंग एरिया। मुरली देवड़ा केस में यह डिसाइड किया गया था कि इस पब्लिक प्लेसेस में भी नो स्मोकिंग जोन आपके पास होना चाहिए। स्मोक फ्री एरिया आपके लिए आपका फंडामेंटल राइट है, क्योंकि अगर आपके आसपास स्मोकिंग हो रही है तो आपके हेल्थ के लिए ये अच्छा नहीं है। ठीक है ना, इसके साथ साथ राइट टू गो अब्रॉड, विदेश यात्रा का अधिकार, जो मेनका गांधी केस वाला मामला था। ठीक है, ये भी आपका मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आएगा। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे हैं, जितनी चीजों को आप इंटरप्रेट कर सकते हैं, जितनी चीजों को कोर्ट इंटरप्रेट करता है, वो सब राइट टू लाइफ के अंतर्गत, राइट टू डिग्निफाइड लाइफ के अंतर्गत इंक्लूड किए जा सकते हैं। ठीक है, तो राइट टू प्राइवेसी, राइट टू हेल्दी एनवायरमेंट, राइट टू जो पुलिस लॉकअप में रखे जाते हैं उस दौरान भी ह्यूमन डिग्निटी के साथ उनका ट्रीटमेंट। ठीक है, ह्यूमन ट्रीटमेंट ड्यूरिंग अरेस्ट।
ये सब भी आपके राइट टू लाइफ के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये सब आपके राइट टू लाइफ का हिस्सा है, इसलिए ये सब आर्टिकल 21 के इंटरप्रिटेशंस के अंतर्गत आपको दिए गए हैं। ठीक है, अब एक और सिंपल क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। एक और छोटा सा पार्ट है जिसको हम डिस्कस करना चाहते हैं आर्टिकल 21 के इस पार्ट के साथ ही। वो पार्ट ये है कि डज राइट टू लाइफ इंक्लूड्स राइट टू डेथ। क्या जीवन का अधिकार मृत्यु के अधिकार को समाहित करता है? क्या जीवन जीने के अधिकार के साथ हमें मृत्यु का अधिकार भी मिलना चाहिए? राइट टू डाई का मतलब आत्महत्या, मरने की इच्छा जो क्रियान्वित की गई हो, जो एग्जीक्यूटेड हो, दैट इज राइट टू डाई, मरने का अधिकार। क्यों यह प्रश्न उठता है? यह प्रश्न इसलिए उठता है क्योंकि आपने कहा कि आपको डिग्निफाइड ह्यूमन लाइफ देनी है। व्हाट इफ देयर इज नो डिग्निफाइड ह्यूमन लाइफ ऑफ योर्स? यदि आपका जीवन सम्मानजनक मानवीय जीवन नहीं रह गया तो क्या होगा? तो क्या हम राइट टू डाई दे सकते हैं? इट वॉज अ बिग क्वेश्चन, इट इज अ बिग क्वेश्चन। ठीक है, तो राइट टू डाई या अपनी इच्छा से अपनी मृत्यु को प्राप्त करना, ये जो है यूथनेशिया कहलाता है। इच्छा मृत्यु। ठीक है, तो राइट टू लाइफ के साथ राइट टू डाई तो नहीं दिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो इच्छा मृत्यु जैसा कोई भी टर्म इस्तेमाल नहीं किया गया, यूथनेशिया जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। वेस्टर्न डेवलप्ड कंट्रीज में यूथनेशिया एक प्रैक्टिस थिंग है, वहां पर आत्महत्या को के लिए इच्छा मृत्यु जैसी व्यवस्था है। यदि आप जीना नहीं चाहते और जीने के आपके पास पर्याप्त वजह हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? आप यूथनेशिया मांग सकते हैं, आप इच्छा मृत्यु की मांग कर सकते हैं। लेकिन हम यूथनेशिया को दो भागों में बांट देते हैं, एक है एक्टिव यूथनेशिया और दूसरा है पैसिव यूथनेशिया, सक्रिय इच्छा मृत्यु और निष्क्रिय इच्छा मृत्यु। ठीक है, सक्रिय इच्छा मृत्यु का मतलब होता है कि जब किसी भी आपकी क्रिया के द्वारा या आपके द्वारा जानबूझकर किसी को किसी भी माध्यम से मृत्यु दी जाए तो वो एक्टिव यूथनेशिया कहलाएगी। मतलब आप इंजेक्शन लगा करके या किसी भी तरीके से उसकी मरने की इच्छा है और आप उसे मार देते हैं तो उसे एक्टिव यूथनेशिया कहा जाएगा। ठीक है, पैसिव यूथनेशिया क्या होता है? इसमें आप कोई भी ऐसा एक्टिव ड्रग या ऐसी कोई चीज नहीं देते जिसकी वजह से व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, लेकिन वह व्यक्ति जो क्रिटिकली इल है उसे उसकी स्थिति पर दया करते हुए और मेडिकल रिपोर्ट्स के बेस पर उसको हम पैसिव यूथनेशिया दे सकते हैं, जिसका तात्पर्य यह है कि उसमें हम जो ड्रग्स का सपोर्ट है, जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, उनको हम धीरे धीरे विड्रॉ करते हैं और उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो इंडिया में 2018 से सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद, करीब मार्च 2018 का डिसीजन है ये, उसके बाद से पैसिव यूथनेशिया अलाउड है, बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड वे में। ऐसा नहीं है कि कोई भी और किसी को भी मिलेगी, इसके लिए एक पूरा तरीका है और वो तरीका है कि आपको एक हाई कोर्ट जो है एक 3 डॉक्टर्स की टीम गठित करेगा जो आपकी मेडिकल कंडीशंस की जांच करेगा, फिर वो रिपोर्ट देगा, उसके रिपोर्ट के बेसिस पर ये देखा जाएगा कि उसे दिया जाए या ना दिया जाए। तो एक डिफिकल्ट प्रोसेस है, इतना आसान भी नहीं है, लेकिन हाँ ये अलाउड है। बट ये अलाउड नहीं है। एक्चुअली एक केस हुआ था अरुणा शानबाग का केस, दिल्ली का केस, मुंबई का केस था। अरुणा शानबाग ने इच्छा मृत्यु की मांग की थी। शी वॉज इन कोमा एंड ऑन बेड फॉर 14-15 years in Mumbai hospital, in a Mumbai hospital, and she was on life support system. ठीक है, तो
और उनके फैमिली वाले भी उन्हें नहीं चाह रहे थे, वहां पे जाते नहीं थे, तो हॉस्पिटल उनका खर्चा भी बियर कर रहा था। तो बेसिकली उनके लिए इच्छा मृत्यु की मांग की जा रही थी। हालांकि उनकी डेथ हो गई केस चलते चलते, लेकिन उसी के रेफरेंस में कोर्ट ने पैसिव यूथनेशिया दिया 2018 से। ठीक है, तो पैसिव यूथनेशिया अलाउड है, बट एक्टिव यूथनेशिया अभी अलाउड नहीं है इंडिया में। हम लोग इच्छा मृत्यु को इस नजरिए से देख सकते हैं। तो राइट टू डाई नहीं है, लेकिन हाँ पैसिव यूथनेशिया का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, जहां पर अगर आप एक प्रॉपर मेथोडोलॉजी और प्रॉपर प्रोसेस से जाते हैं तो आपको इच्छा मृत्यु का मिल सकती है। ठीक है, यहां तक तो कोई चीज ऐसी नहीं है जो आपको कठिन लगी हो, ये चीजें आपको आसानी से समझ में आई होंगी। अब इसमें हम एक छोटी सी चीज और ऐड करना चाहते हैं। राइट टू डाई या सुसाइड आजकल बहुत आप लोग पढ़ सुन भी रहे हैं और आप देख भी रहे हैं। एक एक्टर ने जो है सुसाइड कर लिया है ना। तो सुसाइड जो है, आत्महत्या जो है, ठीक है, देखिए सुसाइड जो है अगर हम बेसिक सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट में देखें तो इमाइल डर्कheim कहते हैं कि ये एक सोशल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आत्महत्या एक सामाजिक अवधारणा है। व्यक्ति कभी व्यक्तिगत कारणों से आत्महत्या नहीं करता, वो सामाजिक कारणों से आत्महत्या करता है। ठीक है, खैर वो एक अलग टॉपिक है, अलग विषय है, जिस पर हम लोग कभी चर्चा करेंगे अगर समय होगा। लेकिन अभी समझिए कि एक बेसिक कॉन्सेप्ट सुसाइड को लेकर के मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि सुसाइड जैसा भी आप जिन भी चीज़ों में समझ रहे हैं और देख रहे हैं, उसको अगर हम एनालाइज करें तो हम पाएंगे, अगर हम प्रॉपरली इंडियन कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं तो हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म, इन तीनों में सुसाइड को कोई बहुत बुरा ऐतिहासिक तौर पर नहीं माना गया है, मतलब धार्मिक तौर पर, सॉरी। ठीक है, हिंदुइज्म में बहुत सारी कॉन्सेप्ट हैं, जैसे अगर आप देखें तो सती प्रथा, सॉरी अगर ईश्वर के तौर पर देखते हैं तो शिव जी की जो वाइफ हैं सती माता, वे भी सुसाइड करती हैं एंड आफ्टर दैट देश भर में उनके मंदिर बनते हैं और पूजा होती है। तो कहीं ना कहीं वो एक कॉन्सेप्ट था, ये भी एक टेक्निकली सुसाइड था। एक आप देखते होंगे शब्द समाधि, समाधि भी एक तरीके से सुसाइड ही है। ठीक है, आप कहीं पर भी बैठ करके तब तक बैठे रहते हैं और अपने प्राण त्याग देते हैं, दैट वाज समाधि। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था इसमें। जैसे जैनिज्म है ना, जैनिज्म में आपका संलेखना का कॉन्सेप्ट है, संथारा का कॉन्सेप्ट है। ये बहुत बड़े उत्सव के तौर पर मनाए जाते हैं जैनिज्म में। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि धार्मिक मान्यताओं पर देखें तो धार्मिक मान्यताओं ने कभी ना कभी कहीं ना कहीं इस चीज को बहुत बुरा नहीं माना है। हम ये नहीं कह सकते कि इसको बहुत ही अप्रिशिएट किया है, हालांकि कई बार आप इसको अप्रिशिएट करते हुए देखते भी हैं, लेकिन एज अ स्टूडेंट हम ये नहीं कहना चाहेंगे कि ये बहुत अप्रिशिएबल है, बट हाँ इसकी मान्यता रही है, ये तो हम जरूर कह सकते हैं। ठीक है, इस सती और सतियों के मंदिर और सती प्रथा और जौहर, ये अपने भारतीय इतिहास में बहुत देखा है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, और उनका ग्लोरिफिकेशन। ठीक है, तो समाज ने कहीं ना कहीं आत्महत्या को भी बिल्कुल नकारात्मक तो नहीं ही लिया है, लेकिन सुसाइड एक समस्या है। ठीक है, इसको हम बहुत पॉजिटिव कभी भी नहीं कह सकते, इसको हम पॉजिटिव कभी भी नहीं कह सकते। ठीक है, इसके लिए अभी आप देखें तो मेंटल हेल्थ को लेकर के आज ही मैंने एक आर्टिकल लिखा है, उसको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि ये जो कॉन्सेप्ट है इसको भी हम ऐड कर सकते हैं इच्छा मृत्यु वाली अवधारणा में। और अगर हम इसकी ब्रॉड एनालिसिस करें तो हम पाएंगे रिलीजियस बेसिस पर और सोसाइटल बेसिस पर कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइज था, बट इसको एज अ प्रॉब्लम रिकॉग्नाइज कम किया गया। ठीक है, इसका ग्लोरिफिकेशन बहुत ज्यादा मिलता है। ठीक है ना, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कौन सा सम्राट था जो जा करके दूसरी जगह जा करके और अपनी प्राण त्याग देता है, उसका नाम कई बार आपने प्री के एग्जाम में देखा होगा। बेसिकली ये ग्लोरिफिकेशन है उस प्रक्रिया का। ठीक है, तो ये है आर्टिकल 21 से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट चीजें, राइट टू लाइफ से रिलेटेड चीजें, राइट टू डाई भी आपको मैंने इंक्लूड करके बता दिया, यूथनेशिया बता दिया, एक्टिव और पैसिव बता दिया, इंडिया में क्या है और कब से है ये बता दिया। ठीक है, तो आपने देखा आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। अब हम देखने जा रहे हैं आर्टिकल 21A।
ठीक है। आर्टिकल 21A अनुच्छेद 21A फ्री और कंपलसरी एजुकेशन की बात करता है। फ्री और कंपलसरी एजुकेशन यानी मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की बात करता है। ठीक है। वास्तव में एक केस हुआ था, मोहिनी जैन केस। मोहिनी जैन केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राइट टू एजुकेशन यानी कि आरटीई आपका फंडामेंटल राइट होना चाहिए। राइट टू एजुकेशन आपका फंडामेंटल राइट होना चाहिए और उसी को फुलफिल करने के लिए, उस आदेश की भावना को फुलफिल करने के लिए 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया 2002 में और उसी के द्वारा आर्टिकल 21A ऐड किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आर्टिकल 21A ऐड किया गया और जिसमें यह कहा गया कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी। मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। ठीक है। अनिवार्य का मतलब, कंपलसरी का मतलब इट इज बाइंडिंग ओवर गवर्नमेंट या इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट। इट इज कंपलसरी टू whom? कंपलसरी टू गवर्नमेंट टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू whom? 6 to 14 years of students। ठीक है। ऐसे स्टूडेंट जो 6 से 14 साल की उम्र के हैं उनको मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। ये कहा गया अनुच्छेद 21 के ए में। तो अब इस बात से एक चीज और भी क्लियर होती है कि ये चीज क्या इंश्योर कर रही है? ये इंश्योर कर रही है राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन। यानी कि ये आपको प्राथमिक शिक्षा में आपको अधिकार दे रही, लेकिन फॉर हायर एजुकेशन देयर इज नो राइट। ठीक है। तो राइट टू एजुकेशन इज अबाउट राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन। प्राथमिक शिक्षा के लिए है, क्योंकि 6 से 14 साल तक के बच्चों को कौन सी शिक्षा दी जा रही है? प्राथमिक शिक्षा दी जा रही है। ठीक है। लेकिन हायर एजुकेशन नहीं दी जा रही है। इट नॉट इंक्लूड्स ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन एंड PhD etc. So it is right to basic शिक्षा, एक तरीके से कह सकते हैं एलिमेंट्री एजुकेशन की बात कर रहे हैं। तो राइट टू एजुकेशन 6 से 14 साल तक के सभी बच्चों को दिया जाएगा। जो बच्चे स्कूल टाइम पर ज्वाइन नहीं कर पाते हैं तो उनको एज के अकॉर्डिंग क्लास दी जाएगी और सबको 6 से 14 साल तक की शिक्षा को मुफ्त रूप से उपलब्ध कराया जाएगा। सो राइट टू एजुकेशन, जिसकी मांग स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लोगों ने भी करी थी कि इसको फंडामेंटल राइट के तौर पर ऐड किया जाए। ठीक है। इसको एक राइट के तौर पर ऐड किया जाए। वो चीज हमारे संविधान में आर्टिकल 21A में 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ी गई। लेकिन आपको एक बात और याद रखनी है कि राइट टू एजुकेशन के संबंध में आपको एक आर्टिकल इससे पहले भी मिल जाएगा। वो है आपका आर्टिकल 45 DPSP। नीति निर्देशक सिद्धांतों में आर्टिकल 45 में राइट टू एजुकेशन की बात पहले से की गई थी, लेकिन चूंकि ये DPSP था इसलिए इसकी कोई बहुत मान्यता नहीं रह गई। लेकिन आर्टिकल 21A आपको किस तरीके से दिया गया? एज अ फंडामेंटल राइट दिया गया और इसलिए ये एक महत्वपूर्ण अधिकार हो गया। ठीक है। तो राइट टू एजुकेशन के लिए, आरटीई के लिए आपको इतनी चीजें याद रखनी है। मोहिनी जैन केस, राइट टू एजुकेशन एक्ट, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन 6 to 14 years of age, and it is compulsory for government to provide education to ensure that students will get education
ऑफ 6 to 14 ईयर्स। ठीक है, प्रीवियसली इट वाज प्रोवाइडेड, मतलब इट वाज प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 45 ऑफ DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो इट्स ऑल अबाउट आर्टिकल 20 एंड 21। आर्टिकल 20 में मैंने आपको 3 टर्म बताए, 21 को डिटेल्ड एक्सप्लेन किया, जिसके साथ साथ आपके कई सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर किया गया। ठीक है, तो इस प्रकार आज का टॉपिक खत्म होता है। इसके आगे का टॉपिक हम लोग कल करेंगे। ठीक है, थैंक यू।